कैंडल का जलना, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है। बोलोगे सर क्या मतलब हर चीज में केमिकल रिएक्शन होता है? तो यहां हमने सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखा है, इसीलिए ये रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में सोचा था कि एक वन शॉट वीडियो बनाऊं, लेकिन वन शॉट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस चैप्टर को दो पार्ट से बना रहा हूं। दो पार्ट से बनाने का फायदा यह है कि एक साथ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ज्ञान सबके अंदर जाएगा, और जो चीजें सबने सीखी हैं उस पर क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो अगली वीडियो आने तक। ओके, तो इस वीडियो में और सेकेंड पार्ट में मैं 2-3 दिनों का गैप रख रहा हूं, ताकि सभी लोग अच्छे से इस पार्ट में जो चीजें सीखी हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके, और जैसा सबको पता है कि मेरी नई ऐप अकेडमिस्ट गूगल प्ले पर आ चुकी है, तो आप अकेडमिस्ट को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर के नोट्स वहां पर मिल जाए। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, मैं सबों के लिए वहां पर एक फ्री टेस्ट डालने वाला हूं, जिसमें आपने जो चीजें यहां पर सीखी उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पता है थ्योरी और एप्लीकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हम भले यहां पर चीजों को सीख जाएं, उसको समझ जाएं, लेकिन अगर हमने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया, तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, तुम्हें लगेगा कि ये चीजें आ रही है, लेकिन वो एग्जाम हॉल में होती नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, तो इस चीज को लेकर हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो, हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और भी जो सारे सोर्सेज हैं वहां से क्वेश्चंस करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें वीडियो में ही करा दूंगा। सेकेंड पार्ट में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे, लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी काफी सारे करेंगे। इस पार्ट में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि एग्जांपल्स और थ्योरी के कॉम्बिनेशन से सबको सीखने में बहुत मजा आएगा। मैंने कई और सारे चैप्टर्स के वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहले ये पार्ट देख लो, उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स को भी जाकर चेक कर सकते हो। और ऐप के बारे में मैंने कहा ACADNEST अकेडमिस्ट, उसको डाउनलोड कर लो जाके, और वहीं पर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर शुरू करें, चलो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, यहां पे दो चीजें सामने आ रही हैं, एक तो केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्या हम अपने आसपास केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं या सिर्फ किताबी बातें हैं सब, और अगर हमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे आज के लेक्चर में। और केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स हैं, और अलग अलग रिएक्शंस के इक्वेशंस किस तरीके से लिखे जाते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ये सब आएगा सेकेंड पार्ट में। और साथ ही साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी वहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो सबके लिए बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। डू वी ऑब्जर्व सर्टेन चेंजेस अराउंड अस, मतलब क्या हम अपने आसपास इन सारे चेंजेस को क्या हमने कभी देखा है? फूड गेट्स कुक्ड, खाने का बन जाना, खाना के जो खाना बनाने के जो मटेरियल्स होते हैं हमने उनको देखा, और जब खाना बन जाता है तो क्या वहां पर हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है? वेरी श्योर सभी लोगों ने खाने के कलर में चेंज देखा होगा, और कई सारे और ऑब्जर्वेबल चेंज होते हैं वहां पे हम कुछ गैस को भी निकलते देखते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस खाना बनाने के प्रोसेस में होते हैं, ये तो सभी लोग मानते होंगे, आई एम वेरी श्योर। सेकेंड, अगर एग्जांपल लें, ये भी सबने देखा होगा। कौन सा एग्जांपल है ये? लोहे की कील, आयरन नेल। अगर हम उसको काफी टाइम तक छोड़ दें, रख दें, 6 महीने साल भर के बाद निकालें, तो क्या उसमें जंग लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। तो ये जंग लगने का रीजन क्या है? मतलब हमने जब खरीदा था इसको तब तो बड़ा अच्छा खासा दिख रहा था, अभी जंग क्यों लग गया? तो यहां पर एक केमिकल चेंज हो चुका है। ठीक है, हमें जंग लगना पसंद नहीं होगा कि किसी लोहे के सामान में जंग लग जाए, लेकिन
उस वहां पर क्या होता है, देयर इज अ केमिकल चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे खाना का बनना, यहां पर भी केमिकल रिएक्शन है। बढ़िया। पेपर को जलते किसने किसने देखा है बताओ? दिवाली के पटाखों में तो पेपर का भी कुछ पार्ट होता है ना, तो वहां पर तो जलते हुए देखा होगा सबने। तो पेपर का जलना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन कैसे है? तो पेपर के जलने से क्या धुआं निकलता है? बिल्कुल। मतलब वहां पर क्या हो रहा है, एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो बाद में देखेंगे, बट कुछ एक केमिकल सब्सटेंस है जो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे पिछला केस एक केमिकल रिएक्शन था, पेपर का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन होगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मजा आया तो लिख देना कमेंट में। बड़ी मुश्किल से फोटो ढूंढे गूगल से। चौथा है मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर। अब मैग्नीशियम रिबन तो हमारे घर में नॉर्मली होता नहीं है, पर ठीक है, केमिकल लैब वगैरह में, केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखोगे मैग्नीशियम रिबन होता है। अकेले कभी इसको जलाना मत, ये थोड़ा सुपरविजन में ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। और मैग्नीशियम रिबन में अगर हम आग लगाएंगे ना, तो मैग्नीशियम रिबन एक व्हाइट कलर के, मतलब लाइट को, फ्लेम को क्रिएट करके जलता है। मैग्नीशियम को जब भी जलाओगे तो व्हाइट कलर के, मतलब एक फ्लेम क्रिएट करेगा और उसमें वो जल जाएगा। तो मैग्नीशियम जल गया तो क्या बस, ऑब्वियसली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, बात करेंगे उस पर। लेकिन मैग्नीशियम का जलना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नहीं हुआ? मैग्नीशियम था, बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, केमिकल रिएक्शन है। राइट। और भी कुछ फोटो है क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कैंडल का जलना, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है। बोलोगे सर क्या मतलब हर चीज में केमिकल रिएक्शन होता है? नॉट 100%, लेकिन हाँ, मेजोरिटी हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन का रोल जरूर होता है। 5 एग्जांपल दिए मैंने, एक छठा दूं? ये तो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है। किधर गया भाई? डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। राइट। हम जो खाना खाते हैं, बॉडी उससे क्या करती है, बॉडी उससे अपने बहुत सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी निकालती है ना। तो उस एनर्जी का निकालना भी एक केमिकल रिएक्शन के अंडर आता है। समझ आ रहा है? दैट इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन का काफी बड़ा रोल हमारे डे टू डे लाइफ में है। और अगर हमारे आसपास इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई लिखाई भाई किस काम की, अगर हम उसको पहचान नहीं पाए? नहीं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस को पहचानना सीख जाओगे। और उसके बाद और क्या सीखोगे, और तुम सीखोगे कि केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मन में केमिकल रिएक्शन बोल देना उससे काम थोड़ी चलेगा, मुझे उसे कॉपी पर अच्छे से लिखने के लाना चाहिए। और लिखने के लिए ही नहीं, तुम्हें उसे सही तरीके से लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन का कुछ टाइप। और भी एग्जांपल्स है, अब मैंने उतने सारे फोटोज डाले नहीं है। और एग्जांपल्स मैं अगर बताऊं तो जैसे कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, या दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अगर तुमने अभी अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज कर रहे होगे इस वीडियो को देखने के लिए, वो मोबाइल फोन या लैपटॉप एक बैटरी पर चलता होगा ना। बिल्कुल सही सोचा तुमने, उस बैटरी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तभी जाकर वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हवा बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक वीडियो रिकॉर्ड किया 4 घंटे का, बहुत मुश्किल से किया, देखो जाके। राइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें मतलब केमिकल रिएक्शंस हमें ये बताती है कि हमारे आसपास काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे एक और याद आ रहा है, बता देता हूं। प्लांट्स में, प्लांट्स में तुमने सुना होगा कि उनके लिए, बेचारों के लिए कोई किचन वगैरह तो होता नहीं है ना, वो जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। क्या करते हैं वो? आत्मनिर्भर, खुद से खुद का खाना बनाते हैं। कैसे? उस प्रोसेस को बोलते हैं
लानत है अगर तुमने अभी आंसर दिया नहीं तो। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, जिसको ये याद नहीं आ रहा था कमेंट में बताओगे लिख के कि सर मैं महामूर्ख हूं, टिक के डालो। ओके, मजाक कर रहा हूं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या इक्वेशन होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, सनलाइट की भी जरूरत होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब हमारे लाइफ के अगल बगल आजू बाजू बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो। अच्छा, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहूंगा। वो ये है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, ये मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें ये एग्जांपल से ही सिखा सकता हूं, तो अगले 1 मिनट के बाद तुम्हें ये अंतर पता होगा। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज में भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है। मतलब जो उसकी कंडीशन है ना, वो कंडीशन बाद में चेंज, मतलब क्या हुआ, कंडीशन में कोई चेंज आना। मतलब जो कंडीशन अभी है वो बाद में नहीं है, मतलब कोई ना कोई चेंज तो हो गया उसमें, कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर हो गया। अब वो चेंज फिजिकल है या केमिकल है, ये हमें जानना है। कैसे जानोगे? अगर यहां पर फिजिकल चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज में जो केमिकल कंपोजिशन है ना, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन फिजिकल चेंज में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। एग्जांपल दो, जरूरत है, कुछ लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक आइस क्यूब निकाला फ्रिज से, ठीक है, आइस क्यूब निकाला फ्रिज से, हमने कहा कि भाई हमें शरबत पीना है। ठीक है, इस आइस क्यूब को हमने डाल दिया शरबत में। थोड़ी देर में हमने देखा कि ये आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो गया। आइस क्यूब अगर मेल्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मान लो किसी बर्तन में हमने रख दिया इसको, क्या ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आई होप सबको पता ही है। ठीक है, और आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? आईसीई। स्पेलिंग होती है भाई, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। आइस भी पानी ही है, वो भी क्या हो गया? H2O। अगर हमने वाटर को और हीट कर दिया, ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है आज मैगी खाएंगे, और हीट कर दिया पानी को, तो क्या होगा? ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो स्टीम क्या है? स्टीम, स्टीम भी वाटर ही है, H2O। मतलब हमने यहां पर चेंजेस तो लाए, लेकिन क्या वो चेंज सब्सटेंस के केमिकल इक्वेशन को चेंज कर पाया? जो केमिकल कंपोजिशन है, क्या ये उसको चेंज कर पाया? नहीं कर पाया। तो ये चेंज कैसा होगा? ये चेंज होगा फिजिकल चेंज। जो हमने अभी देखा, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज इसका उल्टा हो गया। ऐसे प्रोसेसेस जिसमें केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाए। कैसे चेंज करोगे? जैसे मान लो मैंने कोल ले लिया, ठीक है, कोयले को हमने जला दिया, तो कोयले को जलने से जो गैस बनती है ना, वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी थोड़ी गैसेस मतलब निकलते हैं कोयले में, कुछ और चीजें मिक्स होती हैं, तो मैं मान रहा हूं कि कोयला इज कार्बन। ठीक है, तो जो गैस निकलेगी वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहां पर कंपोजिशन चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। कोयले पे मतलब वो तो कार्बन था, सी, हमने उसमें मिला दिया O2, तो क्या बन गया? CO2।
तो यहां पर कंपोजिशन हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये कार्बन जो कोयले का है वो किससे रिएक्ट करेगा? एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, और वो दोनों मिलकर बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ना कोई केमिकल एंटिटी चेंज हो जाए। बढ़िया। जैसे कैल्शियम को हम अगर एटमॉस्फेयर में लाएंगे तो कैल्शियम, मतलब उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैल्शियम बर्न हो जाता है। कैल्शियम क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से मिलके ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर सबको थोड़ा बहुत केमिकल इक्वेशन पता हो तो पहले कैल्शियम था, ऑक्सीजन से मिला तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या यहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई? भाई पहले ऑक्सीजन अलग था, कैल्शियम अलग था, अब दोनों मिल गए ना, तो यहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। तो ये कौन सा चेंज हुआ? दिस इज केमिकल चेंज, राइट। और केमिकल रिएक्शन हम केमिकल चेंज के लिए ही लिखते हैं। फिजिकल चेंजेस में अगर केमिकल कंपोजिशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो काहे का केमिकल रिएक्शन? आई होप यहां तक सभी लोग अच्छे से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हो कि आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर और नॉट। क्या तुम्हें इस चैप्टर में पहले से ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये मुझे बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लगता है मेरे वीडियो के पीछे छुप गया, तो मैं इसे यहां पर थोड़ा ऊपर कर देता हूं। और हाँ, कोई चीज अगर मेरे वीडियो के पीछे छुप जाए या तुम्हें देखने में दिक्कत हो तो नोट्स डाउनलोड कर लेना। वैसे मैं उसको ऊपर नीचे करके तुम्हें दिखा दूंगा, बट अगर फिर भी गलती से कुछ रह जाए तो नोट्स डाउनलोड कर लो, वहां से उसको अच्छे से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये अपलोड होगा चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत बोलना कि सर नोट्स नहीं मिल रहा है। राइट, तो ये था कैल्शियम सी, ऑक्सीजन था O2 और कैल्शियम ऑक्साइड था CaO। बढ़िया, चलो इधर आते हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि पता कैसे करें कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये कैसे पता करोगे? तो बिल्कुल, केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पर होगा तो इनमें से कुछ ना कुछ वहां पर जरूर हुआ होगा। किन चीजों में से? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब क्या हुआ? मतलब कभी हो सकता है कि कोई चीज, मतलब ऐसा नहीं कि ये होगा तो केमिकल रिएक्शन 100% होगा। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर हम कहीं पे केमिकल रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पर इन सब में से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है। चेंज ऑफ स्टेट में मतलब आइस भी वाटर बनेगा तो वहां भी चेंज ऑफ स्टेट हुआ, लेकिन वो गारंटी नहीं देता है कि केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। राइट, लेकिन इन सब में से कुछ हमें देखने को मिला तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जैसे चेंज इन स्टेट, स्टेट में मतलब हो सकता है सॉलिड कहीं पर गैस बन गया हो, सॉलिड कहीं पर लिक्विड बन गया हो। राइट, तो ऐसे हमें चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जो हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें इंटर कन्वर्जन हो सकता है। राइट, ये सब आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा कन्वर्जन अगर देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। चेंज इन कलर, कलर में भी जो है ना चेंज हमें देखने को मिल सकता है। कैसे? जैसे मान लो पेपर को हम जलाते हैं तो क्या पेपर का कलर चेंज नहीं होता? होता है। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो क्या वहां पर कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है? बिल्कुल। तो कई बार हमें केमिकल रिएक्शन अगर हो जाएगा तो वहां पे कलर में चेंज हमें दिखेगा। ठीक है, तो खाना बनने में भी क्या होता है, बहुत सारी चीजों का कलर चेंज वहां पर होता है। राइट, सो दैट इज ऑल्सो अ वे इन विच केमिकल रिएक्शन इज डिपिक्टेड, कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस सिस्टम से कई बार गैस एमिट होता है। राइट, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन
मतलब कई बार कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे गैसेस निकलते हैं ना, तो हमें उससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। बढ़िया। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी कई बार हमें मतलब एक आइडिया देता है इस चीज का। आई होप दैट इज क्लियर। और लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंज केमिकल रिएक्शन वाले केस में हो सकता है। कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन होगा, वहां पर तुम्हें दिखेगा कि सिस्टम का टेम्परेचर काफी कम हो गया। कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन में तुम्हें दिखेगा कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर चेंज भी हमें केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसका आइडिया देता है। राइट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम, उसे हम पानी में मिलाएंगे ना, कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना, तो उसको पानी में मिलाने से पानी क्या हो जाता है, गर्म। इट बिकम्स स्लैक लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट बाहर निकलता है, तो वो जो कंटेनर है ना जिसमें तुमने डाला उसको, वो कंटेनर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। राइट। तो कई बार अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ा तो मैं उससे समझ जाऊंगा कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। अब ऐसा नहीं कि कहीं का टेम्परेचर बढ़ जाए तो केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन वो ये सारी चीजें दिखा सकती है। ठीक है, तो रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ वो इन चारों पॉइंट से हम लोग समझेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वो बढ़ते हैं आगे। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या हुआ, मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब कोई दो चीज मिल गई आपस में, कोई और चीज बन गई। ठीक है, मतलब दो केमिकल एंटिटीज मिलती हैं आपस में, या एक ही केमिकल एंटिटी है वो कुछ और एंटिटीज में टूट सकती हैं। कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एक चीज तो हमें पता है, यहां पर कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वहां पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन वाले यहां पर नया बॉन्ड बनता है। राइट। तो कुछ बॉन्ड टूट भी सकते हैं, मतलब लेकिन बॉन्ड्स में चेंज जरूर होता है। कभी बॉन्ड सिर्फ टूट के रह जाते हैं, कभी सिर्फ जुड़ते हैं, कभी टूटते और जुड़ते दोनों हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल बॉन्ड है ना, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उसमें उसमें कुछ ना कुछ चेंज हमें जरूर देखने को मिलता है। तभी कंपोजिशन चेंज होगा ना, नहीं तो फिर दो मिलेंगे या टूटेंगे कैसे। ठीक है, फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाने की फोटो भी मैंने डाली है। तो कोयला अगर जलता है तो यहां पर भी क्या है, कोयले का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स। ठीक है, इसमें एरो ऐसे होता है, ये तो मैंने टाइप किया था, तो एरो ये वाला होता है। जहां जहां तुम्हें ऐसा वाला एरो दिखे, ये वाला, इसका मतलब यही है। तो केमिकल रिएक्शन जहां जहां होता है ना, वहां पर मतलब हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे ना, किसी ने पूछा मेरे से कि भाई यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ लिख के बताओ, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कार्बन ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, तो मैं लिखूंगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये सारे रिएक्शंस के केस में ऐसा लिख पाना आसान नहीं होता है। राइट, कभी कभी नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हमें उसमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसा, जैसे मुझे इसी रिएक्शन को दिखाना होता ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं लिखता C+O2, और ये मिलकर क्या बन जाएगा, यहां पे एक एरो बनाना है, ये एरो ही है, ये मिलकर बन जाएगा CO2। तो यहां हमने सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखा है, इसीलिए ये रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। समझ आया? तो ऐसे और भी कई सारे केमिकल इक्वेशंस हो सकते हैं, जो मैंने बताया था ना कैल्शियम ऑक्साइड वाला,
Ca प्लस कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये O2 है, वो कैसे हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। सल्फर है प्लस O2 मिला दिया, ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब यहां पर कई सारे इनफाइनाइट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो सबको हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम बोलेंगे वर्ड्स में, लेकिन अगर लिखेंगे ना तो उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। हम्म तो केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में हम जब भी लिखते हैं ना, तो इसमें कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो दुर्घटनाएं ना हो जाए एग्जाम में, नंबर फालतू में चले जाएंगे हमारे। तो केमिकल रिएक्शंस को लिखने के पहले केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे? केमिकल इक्वेशन होता है रिएक्टेंट्स, मतलब जो दो चीजें मिलकर किसी चीज को बनाती है ना, इसमें जो चीजें आपस में मिल रही है ना, रिएक्शन होने के पहले जो चीजें थी उनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद जो चीजें बन रही है, यहां पे एक बन रहा है, कभी दो तीन चीजें भी बन सकती हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। यहां पर एक था तो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को हम किस तरह पुट करते हैं? रिएक्टेंट्स को हम पुट करते हैं हमेशा एलएचएस में। आरएचएस में लिखोगे नंबर कटेंगे तुम्हारे। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस। प्रोडक्ट्स को कहां पे रखते हैं हम? बॉर्डर के उस पार, आरएचएस, राइट हैंड साइड। और इन केस ऑफ मल्टीपल एंटिटीज वी पुट अ प्लस साइन। अगर यहां पर एक से ज्यादा एंटिटीज हो, मतलब जैसे आरएचएस में क्या था, हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन एलएचएस में यहां पर दो चीजें थी, तो प्लस कहां पर लिखोगे? एलएचएस में। लेकिन जैसे मान लो ये भी हो सकता है कि कैल्शियम CaCO3, मान लो ये टूट गया CaO और CO2 में, यहां पर प्लस कहां लिखोगे? आरएचएस में या एलएचएस में? आरएचएस में, क्योंकि एलएचएस में तो एक ही चीज है ना। आरएचएस में दो चीजों में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लस हम लिखेंगे आरएचएस में। तो आई होप ये तीसरा लाइन सबको क्लियर है, ये वाली। और चौथी लाइन कौन सी है? एरोहेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस तरफ जा रहा है वो हमें पता चलेगा तीर के निशान से। यहां पर कुछ इक्वल टू वगैरह नहीं लिखते हैं, हम बनाते हैं तीर का निशान। ये एरो क्या बताता है? कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं, एंड दिस टेल्स यू द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। बढ़िया। तो ये मैंने जनरल फॉर्मेट लिखा है कि कैसे हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? रिएक्टेंट्स होंगे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैंने दो दिखाया है जनरली। तो यहां पर दो एंटिटीज हो सकती हैं, दोनों अगर एक साथ है तो हम यहां पर प्लस लिख देंगे, बीच में बना देंगे तीर का निशान, और फाइनली ये बन रही है C+D प्लस E प्लस F, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस नॉर्मली कुछ दो चीजों को यहां पे ऐड कर दिया है। तो ये हो गए क्या? प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, और तीर का निशान दिखा रहा है कि रिएक्शन जो है वो कहां से कहां मूव कर रहा है? रिएक्टेंट की साइड से प्रोडक्ट की साइड पर। क्लियर? तो ऐसे हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? ठीक है। इंपॉर्टेंट। पहले अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो उस पार्ट को दोबारा जाकर देख लो, ठीक है? क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि पहले की चीजों में क्लैरिटी रहे सबको, और तब आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है वो वीडियो को भी पॉज करेंगे, एक बार जो तुमने नोट्स बनाए हैं, आई होप सब लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, मूवी की तरह देखने से काम नहीं चलेगा, दिस इज सीरियस लर्निंग, तो हमें मेहनत तो करनी होगी। लेकिन एक बार कर लोगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं।
ठीक है, चलो। अरे क्लास में इज्जत बढ़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी होता है। क्लास में इज्जत बढ़ेगी, घर वाले अच्छे से ट्रीट करेंगे। राइट, चलो भाई। तो क्या कर रहे थे हम लोग? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब बैलेंस अनबैलेंस क्या, अभी तो हमें पता ही नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है वो तुम समझ गए। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स के सिंबल्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा C+O2, नीचे छोड़ दो, नीचे क्या लिखा है, ऊपर ध्यान दो। C+O2 है CO2, राइट, तीर का निशान बीच में, और ये है CO2। S+O2 है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। Zn+H2SO4, ये बन गया ZnSO4 प्लस H2। क्या सभी लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को पहचान सकते हैं? अगर हां तो कमेंट करके बताओ। और C+O2 जो बनता है CO2, S+O2 बना SO2, Zn+H2SO4 बना ZnSO4 प्लस H2। यहां पर मैंने RHS में प्लस लगाया क्योंकि यहां पर RHS में दो चीजें हैं। ठीक है, एक होती तो माइनस नहीं लगाना है गलती से भी, नंबर भी माइनस होंगे तुम्हारे। प्लस लगाना है, जिधर दो चीजें हो प्लस का साइन वहां पर डाल देंगे। दो से ज्यादा हो तो और भी प्लस करके कुछ कर सकते हैं, बट यहां पर और कुछ है नहीं तो मैं एक ही प्लस लगाऊंगा। अच्छा, तो ऑल द एटम्स आर इन इक्वल नंबर्स इन LHS एंड RHS। क्या यहां पे सारे एटम्स का नंबर बराबर है? मतलब क्या हुआ, देखते हैं मतलब क्या है। पहले रिएक्शन में कितने तरह के एटम्स है? मैं कह सकता हूं यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है। अगर एक टेबल बनाए, कार्बन इस तरफ, ऑक्सीजन इस तरफ, तो LHS में और RHS में, LHS में कितने सारे कार्बन है, कौन बताएगा मुझे? वो डब्बा बनाते हैं। इस रिएक्शन में LHS में कितने कार्बन है रिएक्टेंट साइड में? मुझे तो एक ही दिख रहा है, किसी को चार दिख रहा हो तो बताओ, मैं किसी चश्मे की दुकान पे भेज दूं तुम्हें। तो एक कार्बन मुझे दिखा, तो एक कार्बन अगर यहां पर है तो मैं लिखूंगा 1 LHS में। ठीक है, और RHS में कितने कार्बन है? इधर भी तो एक ही दिख रहा है, C के बाद कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोलना सर 1 तो लिखा ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो इधर हम बोल देंगे RHS में कार्बन हो गया 1। LHS में कितने ऑक्सीजन हो गए, गिन के देखो। O के बाद क्या लिखा है? 2, तो मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए, सिंपल। RHS में कितने ऑक्सीजन? 2। वाह, मतलब LHS में जितने कार्बन उतना ही RHS में कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन बैलेंस है दोनों साइड। ऑक्सीजन जितने LHS में उतने ही RHS में, कोई कोई लफड़ा है नहीं यहाँ पे, सारी चीजें आराम से बैलेंस है। क्या इसमें भी देख सकते हो, जितना सल्फर यहां पर उतना ही सल्फर यहां पर भी है, और जितने ऑक्सीजन इस तरफ है उतने ही ऑक्सीजन इस साइड भी है। क्या दूसरा रिएक्शन भी, उसमें भी हर तरफ की चीजें बैलेंस्ड है? बिल्कुल है। तीसरा ZnSO4 हटाता हूं, हाँ, Zn प्लस H2SO4 हो गया ZnSO4 प्लस H2। यहां पर चेक करोगे जिंक कितना है, एक जिंक यहां पर, एक जिंक यहां पर, तो जिंक बराबर है, बढ़िया। सल्फर, एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर, मतलब किसमें है उससे फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए। ठीक है, तो सल्फर भी यहां पर बराबर है दोनों में। H2, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पर, प्लस प्लस से मतलब नहीं है, या तो इसमें हो या इसमें हो, बढ़िया। और ऑक्सीजन कितने हो गए यहां पर? 4 हो गए, तो इधर भी तुम्हें 4 ऑक्सीजन यहां पर दिख रहे हैं, तो मतलब ठीक ठाक ही है, ये भी तो बैलेंस दिख रहा है मुझे। मतलब ये तीनों जो है ना, इनमें LHS में जितने एटम्स हैं RHS में भी वो वाले एटम्स उतने ही सारे हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, मैंने गलती से रिएक्शन लिख दिया है, चलो इसको ये कट कर दो, हटा देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, यहां भी गलती से लगता है मैंने रिएक्शन लिख दिया, इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन को पहचान लोगे, क्या करेंगे हम, दोनों साइड हर एक एटम का नंबर गिनेंगे, और मैक्सिमम केस में तुम्हें देख के पता चल जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो टेबल बना सकते हो आराम से,
25-30 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी उतनी आसान नहीं होती है, हमेशा हमें बैलेंस्ड इक्वेशन ही मिले जरूरी नहीं है। जैसे ये रिएक्शन यहां पर देख रहे हो, मैग्नीशियम Mg+O2, ये बनता है MgO। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, कैल्शियम प्लस O2 ये बनता है काओ, CaO। P+Cl2 बन गया PCl3। गड़बड़ नहीं लग रहा है ना? ये सारे रिएक्शंस होते हैं। तुम बोलोगे नहीं यहां तो गड़बड़ है, मतलब इधर मेरे को 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहां पर 1 दिख रहा है, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन होता है। कैल्शियम को ऑक्सीडाइज करोगे ना तो वो CaO ही बनेगा। मैग्नीशियम वाली स्ट्रिप को हमने जलाया था ना, उजला फ्लेम जो आया था, सफेद वाली फ्लेम, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। बोलोगे सर कैसे बनेगी, इधर तो एक ही मुझे, मतलब इधर 2 दिख रहे हैं ऑक्सीजन और बॉर्डर के उस पार 1 ही दिख रहा है, तो यहां पे बैलेंस कैसे हुआ? यहां पर Cl2 मुझे 2 दिख रहा है, इधर क्लोरीन मुझे 3 दिख रहा है, भले फास्फोरस बैलेंस हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक बैलेंस हो और दूसरा बैलेंस ना हो, वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? अनबैलेंस्ड। तो यहां पर हमने फर्क सीखा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बढ़िया। जिसमें एटम के नंबर दोनों साइड बराबर हो वो हो गया बैलेंस्ड। जिसमें एटम के नंबर इंडिविजुअल, मतलब कैल्शियम है तो कैल्शियम को कैल्शियम से जोड़ेंगे, राइट? तो इधर कैल्शियम यहां पर बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं था, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? अनबैलेंस्ड। एक भी मैच ना करे, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम लिख तो सकते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं है। कैसे नहीं है बताता हूं। यहां तक समझ आ रहा है? लिख लो अच्छे से। और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि वीडियो को बीच में पॉज करके 2-3 सेकंड लेकर दिमाग में चलाओ कि तुमने क्या सीखा है। पढ़ते पढ़ते पूरा वीडियो खत्म फिर देखा अरे कुछ समझ में तो आया नहीं। उतनी देर नहीं करनी है। हर 10 मिनट पे वीडियो को पॉज करो, थोड़ा दिमाग को 1 मिनट का रेस्ट दो, देखो कि क्या लिखा है, क्या पढ़ाया मैंने, क्या कोई चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर वापस से देख लो उसको। ठीक है, तो अभी हो सकता है तुम्हारा 10-15 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन अगर 15 मिनट ज्यादा देखकर हम चीजों को सीख लेना तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे तो हम फालतू का बहुत टाइम बर्बाद कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ाई में दोबारा अगर डालना पड़ जाए तो उससे तुम्हें नुकसान कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। तो मतलब कुछ केमिकल इक्वेशंस थे जो बैलेंस थे और कुछ हैं जो अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस वालों को सही रास्ते पे कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे अगले सेक्शन में। जो अनबैलेंस्ड है उसे हम बैलेंस्ड बनाने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को ना हम ऐसे लिखेंगे तो वो तरीका गलत है, वैसे लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है बताता हूं। एक प्रिंसिपल तुमने सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं एक अनबैलेंस्ड, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान इधर इधर, हाँ, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर मैं एक लिख रहा हूं ना, तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जैसे तुमने लिखा, लाइक अपना कैल्शियम वाला लिख लेते हैं, Ca+O2, ये बन गया CaO। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एटॉमिक मास कैलकुलेट करूं, Ca का कितना होता है? 40। O2 का कितना होता है? 16 इंटू 2 32। तो इस तरफ हमारे पास कितनी यूनिट हो गई? 72। लेकिन जब ये CaO तुम लिखोगे ना तो RHS में कितना हो गया? ये हो गया Ca का 40 प्लस ऑक्सीजन एक है तो 16। मतलब यहां पर एक ऑक्सीजन के बराबर का हमें लॉस हो गया 60। मतलब कितना हो गया? 72 और 56 घटाएंगे तो 16 हो गया। मतलब यहां पर हमें 60, हमें ऐसा दिख रहा है कि प्रोडक्ट के साइड में 16 यूनिट्स मास कम हो गया, जो नहीं हुआ ना, जो होना नहीं चाहिए। मास तो कंजर्व होना चाहिए दोनों साइड। तो क्या करें अभी?
तो इसीलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। बैलेंस करोगे तो सारे नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएंगे, तो मास भी सेम हो जाएगा अपने आप। एक तीर से दो शिकार नहीं। तो इधर हमको करना है इक्वेशंस को बैलेंस। ओके, चलो, तो बैलेंस कैसे करें? एक बिना दिमाग वाला तरीका यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। हमने कहा भाई जैसे हो जबरदस्ती हम बैलेंस करके छोड़ेंगे ही इक्वेशन को। हमने कहा कि यहां ना Ca प्लस O2 था CaO। हमने कहा हट, इस ऑक्सीजन को ना हम O कर देते। सर हो गया बैलेंस? नहीं सर, ये बैलेंस नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का केमिकल इक्वेशन। जो मॉलिक्यूल है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो। यहां पर O2 था ना, तुम इसे अगर O2 को O में या O3 में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ऐसे चेंजेस अलाउड नहीं है। मतलब कहीं पर अगर MgO आ रहा है, तुम इसे अपने मन से Mg2O नहीं कर सकते हो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। समझ में बात आ रही है? ये छोटे वाले होते हैं ना नीचे लिखे हुए, जैसे मान लो इधर मैंने लिखा कहीं पर Fe2O3। इसको अपने मन से मैं Fe1O3 नहीं कर सकता हूं या Fe4O3 नहीं कर सकता हूं। ये एलिमेंट्स के जो नीचे लिखे होते हैं ना, उनको तो गलती से भी नहीं छेड़ना है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होगा तो ये चेंज हो सकता है। मतलब O2 है तो यहां पर O बन गया। केमिकल रिएक्शन ही उसे चेंज कर सकता है। बैलेंसिंग में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, वी कैन नॉट चेंज द केमिकल स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? ठीक है। तो भाई बहुत समस्याएं हैं जीवन में। केमिकल स्ट्रक्चर चेंज किए बिना हमें इक्वेशन को बैलेंस करना। कैसे करेंगे बैलेंस? तो हम यहां पर कोएफिशिएंट्स लगा सकते हैं। कोएफिशिएंट क्या है? मतलब इसके पहले ना मैं 2, 3, 4, 8 कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पे मैं 9 लिख सकता हूं, यहां पे मैं 11 लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। इसके पहले पहले लिख सकते हैं। इस 2 को 4 मत कर देना, नंबर आएंगे पूरे कटके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल केमिकल इक्वेशंस को जो अनबैलेंस्ड है हम उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है? कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाता है। CO भी बनता है, ऐसा नहीं कि CO2 लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बन मोनोक्साइड, CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोक्साइड एंड CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है ना, तो वो बन जाता है कार्बन मोनोक्साइड। तो तुमने कई बार सुना होगा कि जो कोयला, अब मतलब कोयला होता है, बहुत बार होता है कि कोल शुड नॉट बी बर्न्ड इन अ क्लोज्ड रूम। अगर एक बंद रूम में अगर हम कोयले को जलाएंगे ना, तो उस रूम का ऑक्सीजन धीरे धीरे कंज्यूम होने लग जाता है और बाद में कोयले से कार्बन मोनोक्साइड निकलना शुरू हो जाता है। दैट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, राइट? तो ये बन गया C+O2CO। लेकिन इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। 2 ऑक्सीजन यहां पर थे और CO यहां पर है, 1 ऑक्सीजन। तो इसे हमें करना है बैलेंस्ड। कैसे करेंगे बैलेंस्ड? इसको बैलेंस करने के लिए मेथड में तुम्हें 2 मेथड सिखाऊंगा। दूसरा मेथड तो समझ लो कि यूनिवर्सल मेथड है, वो सारे केसेस में लग जाएगा। लेकिन यहां पर हम करेंगे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है ना, जो सिंपल इक्वेशंस होते हैं ना, क्योंकि दूसरा वाला मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो जो सिंपल इक्वेशंस होते हैं ना उसमें हम उस मेथड को लगाते नहीं है, राइट? अब मच्छर मारने के लिए क्या हम तोप लेकर आएंगे? नहीं आएंगे ना, ऑल आउट से काम चल जाता है, तो उससे ही होगा। तो C+O2 अगर CO बनता है ना, अच्छा फिर से याद दिला दूं, ऐप डाउनलोड कर लेना। नाम क्या है कमेंट करके बता दो। C+O2CO2। लेकिन यहां पर C+O2CO है, कैसे करें बैलेंस? तो परेशानी कहां पर है? कार्बन कार्बन तो बराबर है, तो परेशानी यहां पर नहीं है। तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, C+O2, ये क्या बन गया? CO। कैसे करें बैलेंस? इसको बैलेंस कर सकते हैं हम कैसे, देखेंगे। क्या अलग अलग है? ऑक्सीजन यहां पर अलग अलग हमें दिख रहा है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2। RHS में कितना है?
सिर्फ एक। तो आरएचएस में क्या करूं मैं, इसके पहले 2 लगा दूंगा, तो शायद हमें लगेगा कि काम हो गया। इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, जीवन की सारी समस्याएं खत्म। अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, कार्बन अनबैलेंस हो गया। तुम अगर 2CO लिखते हो ना, तो यहां पर कार्बन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, अब ये तुम्हें ऐसा नहीं कि वीडियो में छुप जाए, रुक जाओ, तो मैं यहां ले आता हूं। मैंने लिखा C+O2 2CO। मैंने ये कहा कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डबल हो गए। मतलब मैं 2 अगर कुछ भी लिखो यहां पे CO2, इसका मतलब हुआ यहां पर 2 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ये सब में मल्टीप्लाई होता है, इसको ध्यान में रखना। तो C+O2 CO2 में 2CO हो गया, तो यहां पे कार्बन भी 2 हो गए। कार्बन बोलेगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो आराम से था, बैलेंस करने में तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब्र रखो। हमने कहा तुम इधर एक ही हो ना, तुम्हें कितना होना है जो बैलेंस हो जाओगे। कार्बन ने बोला मुझे 2 होना है, मैं बैलेंस हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब ये तुम्हें बैलेंस दिख रहा है, 2 कार्बन यहां पे, 2 कार्बन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे और 2 ऑक्सीजन यहां पर। क्लियर। इसको बैलेंस करने का एक और तरीका हो सकता है, C+O2 ये बन रहा है ना CO। हमने कहा भाई ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो क्यों ना मैं यहां पर हाफ लगा दूं। हो गया एक स्टेप में। ऑक्सीजन मेरे पास 2 थे, अब या तो मैं उधर वाले 1 को 2 बनाऊं बराबर करने के लिए, या फिर जो 2 है मैं उसे हाफ कर दूं, तो 1 हो गया ना, ये 1 काउंट होगा 1, और यहां भी 1 है, कार्बन तो बैलेंस था ही, तो कोई परेशानी नहीं है। हो गया, मजा आया। और ट्राई करें। लेकिन हम लोग नॉर्मली ना ऐसे लिखते नहीं है, मतलब ऐसे तुमने लिख लिया ना, तो अब ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन ना हम लोग नॉर्मली केमिकल इक्वेशन में नॉर्मली नहीं लिखते। तुमने लिखा तो गलत नहीं है। तो अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो गया, 2C प्लस 2 कट गया तो O2, 2CO, यही बन गया ना। तो सिंपल रिएक्शंस हो तो हम आराम से बिना किसी एडिशनल लोड के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपना अगला रिएक्शन है Mg+O2, तो ये भी तो ऐसे ही होगा ना। क्या करूंगा मैं, Mg इसको हाफ कर देते हैं, या दोनों साइड ट्वाइस भी कर सकते हो, चलेगा। तो मैं इसे लिख दूंगा Mg प्लस हाफ और 2। ऑक्सीजन यहां पर एक ही चाहिए था, तो हमने कहा भाई 2 है तो 1 बन जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया MgO। MgO, ठीक है। क्या दोनों साइड बैलेंस है, सारी चीजें दिख तो रही है। हो गया, या फिर इसे और हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2Mg प्लस पहले वाले के जैसा ही है, ये हो जाएगा 2MgO, राइट। तीसरा वाला बताओ, H2 प्लस O2 इज H2। क्या हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहां दिक्कत है, इधर 2 है, इधर सिर्फ 1 है, सो अनबैलेंस इज इन ऑक्सीजन। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑक्सीजन को करना है बैलेंस। अब तरीका क्या हो सकता है, या तो तुम इस तरफ 2 लगा दो, या फिर यहां पर 2 है ना, मुझे कितने चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो क्यों ना मैं यहां पर हाफ लिख दूं। जैसे ही मैंने हाफ लिखा, क्या दोनों साइड ये बैलेंस हो गया, चेक करो, हो गया ना। लेकिन मुझे फ्रैक्शन में मजा नहीं आ रहा है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम्स 2H2 प्लस O2, क्या बन जाएगा, 2H2O। डन, सिंपल था नहीं। एक और करें, चलो। Na प्लस Cl2 ये बनता है NaCl, राइट। ये रेड कलर का लाइन कुछ भी नहीं है, वो मैंने टाइप किया तो उसमें कुछ आ गया।
सो Na+Cl2 इज NaCl। तो इधर अपने को दिख रहा है कि Na तो बैलेंस्ड है, नाना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl2 Cl2 है, यहां पर Cl है, मतलब हमें यहां पर दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। क्या मैं इस 2 को यहां से उड़ा दूं? गलती से भी नहीं करना, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्या करना चाहिए हमें? जो हम कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1 बन जाएगा? चमक रहा है ये सब? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो क्या बन गया ये? 2Na प्लस Cl2, ये बन जाता है NaCl। अरे रे, कुछ तो छूटा है। ओ सॉरी, 2NaCl। क्या करेंगे? इधर भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 2Na हो जाएगा, Cl2 में हाफ हाफ तो कट गया, तो बस Cl2 बचेगा, और NaCl इंटू 2, ये बन गया 2NaCl। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 इज सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस। राइट, ये मैंने जानबूझ के लिया, ये मैं दोनों तरीकों से तुम्हें करके दिखा सकता हूं। तो पहला रिएक्शन है P+Cl2 इज PCl5। वैसे थोड़ी बुद्धि लगाओ तो ये सिंपल मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? P+Cl2 ये हो जाएगा PCl5। P+Cl2 इज PCl5। तो क्लोरीन यहां पर 2 है, क्लोरीन यहां पर 5 है। फॉस्फोरस को मुझे बैलेंस ही नहीं करना, फॉस्फोरस तो बैलेंस्ड है, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है कि क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 5 है। 2 को मुझे 5 बनाना है। कैसे कर सकते हैं? 2 को 5, 2 को 5, 2 का 5, 2 का 5, 2 का 5। ये जो 2 है, क्या मैं इसे 1 बना सकता हूं? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 बन गया। और 1 को 5 कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। ये हाफ करने से Cl2 Cl बन जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 क्लोरीन हो गया। इधर भी 5 क्लोरीन है। मतलब हमारे सिंपल तरीके से, मतलब इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2P प्लस 5Cl2, ये बन जाएगा 2PCl5। तो इसको हम अपने पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम यहां पर इसको मैं एक दूसरे तरीके से तुम्हें करके दिखाता हूं, ताकि आगे जो इक्वेशंस आए ना, वहां पे तुम्हें परेशानी बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए तरीका क्या है? ये P है प्लस Cl2 है, इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देंगे, और ये बन जाएगा PCl5। तो यहां पर अगर हम इसमें इक्वेशंस लगाए ना, मतलब इक्वेशंस लगाने का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो जो चीजें है ना, उसके पहले यहां पर लिख दो x, या यहां पर चलो ऐसे लिखते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और c। कुछ और होता तो उसके पहले हम d लिख देते, कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। ये एबीसीडी वाला मेथड है अपना। ये लिख दिया, पहला स्टेप। एलएचएस में जितने सारे एटम्स हैं, क्या उतने ही सारे आरएचएस में भी होने चाहिए? सी मतलब स्मॉल सी, कार्बन नहीं मानना, स्मॉल सी। एलएचएस में कितने फॉस्फोरस हो गए? ए नंबर ऑफ फॉस्फोरस। तो यहां पर हम कर रहे हैं बैलेंसिंग फॉस्फोरस। इधर फॉस्फोरस ए है, आरएचएस में कितना फॉस्फोरस है? सी। तो ए की वैल्यू होनी चाहिए सी के बराबर। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकंड, बैलेंसिंग सीएल। क्लोरीन को करेंगे बैलेंस। क्लोरीन को कैसे बैलेंस करें? एलएचएस में कितने क्लोरीन है? Cl2 इंटू बी, मतलब एलएचएस में 2b क्लोरीन है, 2 इंटू बी। आरएचएस में कितने क्लोरीन है? यहां पर 5 है, और सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 5c। तो दूसरा इक्वेशन बन गया अपना 2b इक्वल टू
5C। ठीक है, हो गया काम, क्या दिक्कत है। C की वैल्यू कितनी आ रही है, A के बराबर, और यहां पर C की वैल्यू कितनी आ रही है, 2B/5। मतलब मैं C को, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, C को लिख सकता हूं 2B/5 के बराबर, राइट। और A भी यहां पर C के बराबर है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना। मतलब तुम्हें A और B को C के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मैं यहां पर B लिखूं, मतलब A को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस A के जगह दूसरा कलर यूज करता हूं, इस A के जगह मैं C लिख सकता हूं। तो मैं A के जगह, क्योंकि A और C बराबर ही है ना, तो किसी एक के टर्म्स में तीनों को लिख देंगे। तो मैं यहां पर A को लिख रहा हूं C के टर्म्स में, तो ये A बराबर C के है, तो ये CP हो जाएगा। प्लस B को क्या लिख सकते हो, B को लिख सकते हो 5C/2। इस B को लिख देंगे हम 5C/2, Cl2। क्या बन जाएगा ये, CpCl5। ये हो गया CpCl5। तो क्या ये C हर जगह से कैंसिल हो गया, हो गया काम। P प्लस 5/2 Cl2, वही नाक को घुमा के पकड़ने वाला हो गया, ये तो हमने देख के ही कर लिया था। ये बन जाता है PCl5, और चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर से बन गया 2P प्लस 5Cl2 इज 2PCl5। लेकिन इस प्रोसेस को दोबारा एक बार चेक कर लो, क्या किया हमने, यहां पर एक को बाकी के टर्म्स में हमने लिखा, ठीक है। चलो भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या पता पहले वाले में थोड़ा कुछ अटपटा सा लगाओ तुम्हें। अगली इक्वेशन है Fe प्लस H2O, ये बन गया Fe3O4 प्लस H2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। Fe प्लस H2O, this becomes Fe3O4 प्लस H2। कैसे करोगे बैलेंस, यहां पर बैलेंस करने का तरीका देखते हैं। यहां पर मैं लगा दूंगा A, यहां पर लगा दूंगा B, यहां लगा दूंगा C, और थोड़ा इसको बगल करते हैं, बगल करते हैं, बगल करते हैं, बगल करते हैं, यहां मैं लगा दूंगा D। ABCD हमने अपना लिख लिया। हमें लिखने हैं अब इक्वेशंस। कितने सारे एटम्स हैं, Fe मतलब आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तो कुछ भी नहीं है, इतने ही सारे हैं। तो पहले आयरन को करो बैलेंस। आयरन की बैलेंसिंग कैसे होगी, आयरन ए है यहां पर, तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले लिखते हैं बैलेंसिंग Fe ऑन बोथ साइड्स। LHS में कितने आयरन हो गए, कितने हो गए, ए। RHS में कितने आयरन हो गए, Fe3 तो ऑलरेडी था, C से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्या यहां पर A इक्वल टू 3C नहीं आ रहा है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ये हमने किया बैलेंस Fe को दोनों साइड में। दूसरा है बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड्स। हाइड्रोजन को कैसे करेंगे बैलेंस, इधर कितने हाइड्रोजन है देख के बताओ, H2 और B, मतलब 2B हाइड्रोजन है इस साइड, यहां पर LHS में हो गए 2B हाइड्रोजन। RHS में कितना हाइड्रोजन, DH2, D इंटू H2 मतलब 2 इंटू D, तो 2 और 2 हो गया कैंसिल। यहां से इक्वेशन बन रहा है B इक्वल टू D। स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ABCD लिख दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। तो B की वैल्यू आ गई किसके बराबर, D के बराबर। तीसरा,
तीसरा हो गया बैलेंसिंग किसको करेंगे बैलेंस? ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स। अच्छा एलएचएस में गिनो कितने सारे हैं? एलएचएस में यहां पर बी और आरएचएस में कितने सारे हैं? सी इंटू ओ फोर मतलब 4C। ठीक है, बी इंटू ओ मतलब बी हो गया इंटू 1, आरएचएस में कितना हो गया? 4 इंटू सी, 4 इंटू सी। तो इक्वेशन क्या बन गया? बी इक्वल टू 4C। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, हमें इसी से इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं अगला में थोड़ा स्पेस लेता हूं सो दैट यहां से हमें ये प्रॉपर्ली दिख जाए। एक मिनट। तो अपना इक्वेशन था a इक्वल टू 3C। a है 3C के बराबर, a हमें मिल गया c के टर्म्स में, मतलब मैं a को c के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b है d के बराबर, कोई बात नहीं, लेकिन b है 4C के बराबर, b इक्वल टू 4C। और क्या b और d बराबर ही है ना? तो b जिसके बराबर d उसी के बराबर, दोनों भाई हो गए। डाल दो इक्वेशन में, काम खत्म। क्या करें इक्वेशन में? a b और d को हम रिप्लेस कर देंगे, कर दें? चलो यहीं पे लिखते हैं। अगर a b और d को रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? a हो गया 3C, 3C इंटू एफ ई प्लस b की जगह क्या लिखोगे? 4C, 4C इंटू H2O। ये क्या बन गया? C तो C रहेगा, Fe3O4। कार्बन से कंफ्यूज मत कर जाना, राइट? और चौथा है Fe3O4 हो गया, और D हो गया तुम्हारा 4C। C को उड़ा दो, C यहां से उड़ गया, यहां से उड़ गया, ये सारे C कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वही हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें ना हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है? 3Fe प्लस 4H2O। फाइनली क्या बनता है? Fe3O4 प्लस 4H2। और यहां देख सकते हो कि कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं है, राइट? ये सारे 3 4 मतलब यहां 3/2 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करने का सोचता, बट यहां पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो यहां पर फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इस मेथड को दोबारा से जरूर देख लो। ओके, चलो मैं सबके जीवन को थोड़ा सा और आसान बनाता हूं, राइट? इसमें वो रिप्लेस करने वाला ना, वो फंडा यहां पर जरूरी नहीं रहेगा। कैसे? इस केस में हमने क्या सीखा था कि यहां पर जैसे मान लो CH4 है, इससे भी आंसर सेम आएगा। मतलब तुम पहले भी यूज कर सकते हो, 4 वेरिएबल भी मान सकते हो, या फिर ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, देख लो कैसे। ये बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो CH4 प्लस O2 जो है ना, इसे हम कर देंगे, मतलब यहां पर हम क्या मानते थे? X, मतलब इसको मानते हैं हम ABCD, A B, वही बोला ना, C और कार्बन में कंफ्यूजन ना हो जाए, और D। खुशखबरी बताऊं, इन चारों में से किसी एक को हम गायब कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। हाँ, इन चारों में से किसी एक को हम गायब कर सकते हैं। ए को चाहे तो गायब कर दो, डी को चाहे तो गायब कर दो, फिर भी आंसर आएगा, राइट? और ये थोड़ा आसान भी बैठेगा, दिखाता हूं कैसे। इसको पिछले वाले में भी अप्लाई करके देखोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। मान लो मैंने डी को यहां से गायब कर दिया, मैंने कहा कि भाई मुझे इसी को सॉल्व करना है। ओके, चलो पहले बैलेंस करते हैं किसको?
बैलेंस करते हैं कार्बन को। एलएचएस में कितने कार्बन हो गए? ए इंटू 1। आरएचएस में कितने कार्बन हो गए? सी इंटू 1। मतलब यहां से इक्वेशन क्या मिल गई हमें? ए बराबर सी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 थे, ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a हो गए। आरएचएस में कितने हाइड्रोजन हो गए? यहां पर 1 है ना, कुछ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2। क्या यहां से मुझे ए की वैल्यू मिल गई? आया मजा? ए की वैल्यू मिल गई ना, हाफ। बहुत बढ़िया। और अगर ए हमें हाफ मिल गया तो, और ए सी के बराबर है, तो क्या मुझे सी भी हाफ नहीं मिल जाएगा? स्मॉल सी। बिल्कुल मिलेगा। तीसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। सॉरी, हाइड्रोजन तो हो गया। ऑक्सीजन। इस तरफ कितना ऑक्सीजन? 2 इंटू बी। आरएचएस में कितना सारा? सी इंटू 2। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के पहले सी लगा हुआ है, तो मैं इसे सी इंटू 2 लिखूंगा। लेकिन यहां पे खत्म नहीं होता, इस वाले में भी ऑक्सीजन है, तो हमें सारे काउंट करते हैं। राइट, तो यहां पर अगर ओ है तो मुझे 1 इंटू 1 लिखना पड़ेगा। राइट, सी तो हमने हाफ निकाला हुआ है ना, तो यहां हाफ पुट कर दो। तो क्या उससे बी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? ये आ रहा है 2b इक्वल टू 2c प्लस 1। सी इज हाफ, तो 2b कितना आ जाएगा? 2 इंटू हाफ प्लस 1, यानी कि 2। तो b की वैल्यू आ गई 1। तो देखो काम ही हो गया, ए तुम्हें मिल गया, तुम्हें सी मिल गया, और बी मिल गया। बस पुट ही तो करना है ना। ए को क्या पुट कर दें? ए को पुट कर देंगे हाफ, तो यहां पर हाफ लिख देंगे। बी को क्या पुट करें? बी रहेगा 1। सी को क्या पुट करें? सी रहेगा हाफ। डी को क्या पुट करें? ये तो ऑलरेडी 1 था, जो जिसको छोड़ा था हमने उसको छोड़ के ही रखना है। क्या हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा? सॉरी, हाफ से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या मिल गया? ये हाफ क्या हो जाएगा? 1। 1 मतलब कुछ भी नहीं, ये 1 क्या बन जाएगा? 2। ये हाफ इस साइड भी 2 से करना मल्टीप्लाई, तो ये हाफ क्या बन जाएगा? 1। 1 को तो कुछ भी नहीं लिख सकते, और ये 1 क्या बन जाएगा? 2। हो गया। मतलब यहां पर हमें ए बी सी डी मानने की जरूरत नहीं पड़ी, डी को तुम 1 भी मान लोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले वाले केस में भी ना, इट वुड बी बेटर अगर हम यहां पर क्या करें, डी को 1 मान ले। मैं चलो करके दिखा देता हूं कि हमें आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, 4 वेरिएबल से मान सकते हो, बट हमारा काम 3 में भी चल जाता है। तो जितने सारे मानने हैं ना, उनमें से किसी एक को 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O, ये क्या बन रहा था? Fe3O4 प्लस H2। मैंने क्या कहा था, किसी एक को 1 मान लेना। तो मान लो मैं, चलो इसमें एक्स वाई जेड लिखता हूं, ये एक्स लिख लिया, ये वाई लिख लिया, ये लिख लिया जेड, और ये हो गया 1। आयरन को करो बैलेंस, इस तरफ आयरन कितना है? Fe को बैलेंस करेंगे तो इस तरफ Fe x है, RHS में Fe 3z है, तो x की वैल्यू आ गई 3z। पहला। हाइड्रोजन को करते बैलेंस, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? y इंटू 2, 2y। RHS में कितने हो गए? इधर तो 1 था, तो 2। इससे देखो तुम्हें y की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी। y की वैल्यू ही हमें मिल गई, जो है 1। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन एलएचएस में कितने हो गए? y इंटू 1 y। आरएचएस में कितने हो गए? z इंटू 4। यहां पर तो है नहीं, z इंटू 4। y हमने 1 निकाला हुआ है, तो चेक कर लो, z की वैल्यू आ जाएगी 1/4।
और x की वैल्यू 3z है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1/4, मतलब 3/4। तीनों मिल गए हमें, रिप्लेस कर दें यहां पे। रिप्लेस अगर हम करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3/4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और ये तो 1 ही था। तो फ्रैक्शन को हटाना है मुझे पूरी तरीके से, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, यहां भी 4 से और यहां भी 4 से, ठीक है। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलएचएस क्या हो जाएगा, बता दो भाई। एलएचएस हमें दिख जाएगा 4 और 3/4 ये कट गया, तो ये बच गया 3Fe प्लस H2O में 1 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4H2O, यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 4 और ये 4 अगर कैंसिल हो जाए तो ये बन जाएगा Fe3O4 प्लस 4 इंटू 1 अगर हो गया तो ये हो जाएगा 4H2। क्या यही आंसर नहीं मिला था, मैं सेम मिला था, मतलब मैं किसी एक को 1 मान सकता हूं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर मैं यही करूंगा कि जितने सारे वेरिएबल्स मानने हमें ABCD या ABC, किसी एक को हम 1 जरूर मान लेंगे। जैसे PCL5 वाला था तो यहां पर हमने लाइक क्या लिखा था ABC, इसमें तुम C को 1 मान सकते थे, ठीक है। C को 1 मान के इसको भी चेक करना, यू शुड गेट द सेम आंसर। क्लियर, ओके, ऑलराइट। और लास्ट चीज जो आज के लिए हम देखने वाले हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फिजिकल स्टेट इन केमिकल रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं ना, तो मैंने अगर मान लो H2O लिखा, तो H2O लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ये हमें इक्वेशन को देखकर पता नहीं चल सकता। ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है, ये सिर्फ अगर मैं C+O2 को CO2 लिख दूं ना, इससे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा, राइट। तो यहां पर फिजिकल स्टेट को भी हम रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड अगर कोई चीज होती है ना, तो हम ब्रैकेट में S लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो सब्सटेंस कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड अगर हो तो ब्रैकेट में उसके बगल में हम लिख देंगे L, तो वो सब्सटेंस हो गया लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट में सब्सटेंस हो तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे G, और फाइनली एक्वस स्टेट में अगर सोल्यूशन हो तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं AQ। एक्वस क्या हुआ, ये हो गया अगर किसी चीज को हम वाटर में मिला देना, जैसे मान लो H2SO4 है, इसको मैंने मिला दिया पानी में, तो पानी में मिलने के बाद क्या हो गया, ये एक्वस सोल्यूशन बन गया, राइट। जैसे मान लो मैंने NaCl लिया, इसे मिला दिया पानी में, तो पानी में जाने के बाद ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स एक्वस। अब भले यहां पे Na+Cl- टूट के अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज का अगर पानी में हमने सोल्यूशन बनाया ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस तुम जो लैब में करोगे उसे पानी में मिलाकर ही करोगे, तो अगर कोई चीज पानी में मिली हुई है, वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो उसे हम AQ ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं। एक्वा मतलब वाटर होता है, एक्वागार्ड इसीलिए आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर रिएक्शन दिखाया, तो कार्बन कौन से स्टेट में है, सॉलिड वाले स्टेट में। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा स्टेट, गैसियस स्टेट। तो हम स्टेट को भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और कई केस में स्टेट लिखना जरूरी नहीं होता, मतलब अब स्टेट भी लिखोगे तो रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जहां पर हमसे पूछा जाए वहां पर हमें स्टेट को मेंशन करना पड़ेगा। नहीं पूछा गया तो नहीं करेंगे मेंशन, काम खत्म। क्लियर, वही लिखा मैंने, फिजिकल स्टेट्स मे और मे नॉट बी रिटन इन ए केमिकल रिएक्शन अनलेस रिक्वायर्ड। जब तक जरूरत ना हो तब तक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार रिएक्शन कंडीशंस जो होते हैं ना, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट, उसको हम एरो के आसपास लिखते हैं, राइट। मान लो मैं कोई भी रिएक्शन करा रहा हूं A+B, ये बन रहा है C+D,
तो इसमें अगर ये रिएक्शन को मैंने मान लो 500 डिग्री सेल्सियस पे कराया, तो मैं यहां पर 500 डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं। अगर किसी रिएक्शन को मैंने, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, मान लो किसी रिएक्शन को मैंने 300 इंटू 10⁻³ पास्कल पे कराया, तो मैं एरो के ऊपर या नीचे, नीचे भी लिख सकते हो, उस प्रेशर को मेंशन कर सकते हो, राइट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे फोटोसिंथेसिस है, वहां पे सनलाइट की जरूरत होती है ना, तो सनलाइट वहां पर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो यहां पर कैटलिस्ट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो एरो के ऊपर भी हमें कभी कभी देखना होता है कि हम वहां पर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट, उसको हम वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका हुआ और उसे बैलेंस करने का तरीका हुआ। बैलेंस करने के लिए मैंने कई सारे इक्वेशंस तुम्हें दिखाए, सो आई होप सबको इन इक्वेशंस को देखकर कॉन्फिडेंस काफी आया होगा और अब लग रहा होगा कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे थे, सही बात है। तो लास्ट में मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये चैप्टर खत्म होते ही दीज नोट्स विल गेट अपलोडेड ऑन द ऐप का नाम है अकेडनेस्ट, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन में 5-10 सेकंड लगेंगे तुम्हें, और ये डाउनलोड कर लिया तुम्हें तो वहां पर ये वाले नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे और भी सारे वीडियोस होंगे, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में चेक करना। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल प्रिपेयर अ टेस्ट फॉर यू गाइस इस चैप्टर के बेसिस पे, वो भी सबके लिए रहेगा, फ्री में अवेलेबल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जो लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में है और उन्हें ये सब चीजें काफी भारी लगती है, तो सबके साथ शेयर करोगे, दुआएं मिलेंगी यार, दुआएं मिलेंगी तो नंबर आएंगे बहुत सारे बोर्ड में, ठीक है। तो चलो फिर इसी बात पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। बहुत जल्दी वीडियो का दूसरा पार्ट ला रहा हूं जिसमें हम अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे और आज के कॉन्सेप्ट और जो अगली वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको मिला के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला दूसरा वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।